बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की अहम खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। दरअसल नदी नाले भी उफान पर है। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नदी नालों के उफनने से आफत भी मची हुई है। दरअसल नदी और नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त भूस्खलन की वजह से कई मार्ग बंद भी हो गए हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जता दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें प्रदेश भर में सुबह से ही बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात तो दी है, लेकिन दूसरी ओर भूस्खलन की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण कई जगह जल भराव की समस्या भी उभरने लगी है। आपको बता दें नदी और नालों के उफान मचा हुआ है। नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। भूस्खलन की वजह से कई मार्ग भी बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जता दी गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला उत्तराखंड में लगातार जारी है। ये भी देखा गया कि बारिश की वजह से भूस्खलन हुई, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुए, मलबा भी गिरने लगा। मलबा गिर जाने के कारण रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। पहाड़ी इलाका है, ऐसे में मार्गों का बंद हो जाना लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तबाही का मंजर इस वक्त उत्तराखंड में नजर आ रहा है और मंजर ऐसा कि सड़कों पर उफान नजर आ रहा है, सड़कों पर मौत नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड पे पहाड़ी इलाकों की वजह से बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश लगातार हो रही है उत्तराखंड में। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंचल तोमर से सीधे जुड़ गए, तमाम जानकारी उनसे लेंगे। तोमर, लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि तबाही का मंजर, उसकी तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें सोनिका, जिस तरीके से जो है उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, मौसम वैज्ञानिकों का साफ साफ ये कहना था कि बरसात के साथ साथ जो है बिजली गिरने की भी संभावनाएं होंगी। उसको लेकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ पर्यटक जो मसूरी दोनोटी जो पहुंचे थे वो वहां फंसे रह गए। भूस्खलन की वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। उसी को देखते हुए अगर अलकनंदा बागेरनी की बात करें तो जो पानी जो इतनी तेज जो बरसात हुई है वो जो है मैदानी इलाकों में जो है जल स्तर जो है इतना हो गया, जो खतरे के निशान से ऊपर हो गया। वहीं मैदानी इलाके में जो कुछ गाँव थे जो जनानी ना हो, उनके लिए जो है उनको जो है वहाँ से विस्थापित जो अलग जो है सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है। और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो जल पुलिस है, उनकी मदद ली जा रही है। प्रशासन द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि जो भी मैदानी इलाकों के आसपास जो गांव है उनको खाली कर दिया जाए, और इसी को लेकर प्रशासन ने जो है पहले ही चेतावनी दे दी थी, जिससे कि कुछ जनानी तो नहीं हुई है, लेकिन उत्तराखंड में जो बरसात हुई है उससे जो है गंगा उफान तो चल रही है। जी सोनिका। चंचल, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जता दी गई है, तो इसको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए सोनिका, जिससे बता दें आकाशीय बिजली गिरने की जो बात चल रही थी, जो मौसम वैज्ञानिकों को साफ करना था, तो कुछ जो ऊंचे इलाके हैं उनको जो है खाली कर दिया गया है। तो जगह जो ऐसी हैं जहाँ पर काफी लोग जो इकट्ठे हों, उनको बता दिया गया है कि जो है आकाशीय बिजली गिरने की संभावना हो सकती है। तो कुछ सुरक्षित स्थानों पर रहें, अपने घरों में रहें, कहीं ऐसे बाहर ना घूमें, और जो है जो पहाड़ है वो भूस्खलन से जो सकते हैं वहाँ पर जो है थोड़ी सी सुरक्षित स्थानों पर बनाए रखें। किसी भी ऐसी जगह ना जाएं जहाँ से भूस्खलन से उनको जो है परेशानी का सामना करें। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ साफ पहले ही ये कह दिया था कि जो उत्तराखंड की जो बरसात है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, और 7 दिन लगातार जो बरसात हो रही है उससे जो मैदानी इलाकों में भी पानी का खतरा जलस्तर बढ़ गया है। उसको लेकर भी प्रशासन ने जो है व्यवस्थाएं बनाई हुई है, और जो पानी के कटाव से कुछ गाँव ऐसे थे जो क्षतिग्रस्त होते थे, उनके लिए जो है पैचिंग कर दी गई थी, जिससे मिट्टी कटाव ना हो और कुछ गाँव सुरक्षित रह सकें। जी सोनिका। चंचल, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि मौसम आखिर कब तक ऐसा रहने वाला है? उत्तराखंड में लोगों को कब तक इसी तरह परेशानियों का सामना करना होगा? बिल्कुल सोनिका, बता दें जिससे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से बरसात हो रही है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। और अभी अगर मौसम की अगर बात करें तो साफ साफ ये कहना है कि बरसात जिस तरीके से हो रही है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है, लेकिन अभी 15 दिन की जो अल्टीमेटम दिया था, जिसमें 7 दिन हो गए, और 7 दिन बरसात का ऐसी मौसम बना रहेगा, क्योंकि पहाड़ों पर जो बरसात होती है उसका जो अलकनंदा का पानी है, जो बागेरनी का पानी है, वो हरिद्वार होता है, और जो मैदानी इलाकों में जाता है तो वो उफान जो गंगा का देखने को मिल रहा है उससे आगे जरूर पता हो सकता है। तो उसको लेकर जो है प्रशासन ने निगाहें बनाई हुई है। ठीक है चंचल, ये जानकारी दीजिएगा कि जो लोग नदी किनारे रहते हैं और नदियों में उफान देखा जा रहा है बरसात के मौसम में, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए? बिल्कुल सोनिका, देखिए बता दें, पहले से भी इस बात को बताते आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो कुछ इलाके ऐसे हैं जो यूपी के गाँव में पड़े हुए जो गाँव है, नीलधारा के साथ में जो बसे हुए गाँव है लक्सर में,
तो उस गाँवों के जो जगह ऐसी हैं जो नहर के गंगा के किनारे हैं, उनको जो है सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया था, उनको वहां से खाली करवा दिया गया था, क्योंकि जल से जो है पानी से जो उफान का जो गंगा का जो आता है, उससे जो है मिट्टी का कटाव हो सकता है। मिट्टी के कटाव से काफी जो गाँव है जो उसकी लपेट में आ सकते हैं, तो उनको एक प्रशासन ने पहले ही उनको सुरक्षित स्थान में भेज दिया गया था। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो जो कोई जनानी का जो कोई ऐसी खबर नहीं आई किसी को जनानी हुई है, लेकिन ये जो कुछ गांव हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वो जो है बेघर हो गए हैं, तो उनके लिए प्रशासन जरूर जो है इंतजाम कर रहा है, जिससे कि उनको सुरक्षित तरह बेचा जा सके और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सके। जी सुनिका। चंचल, बरसात का मौसम है, सड़कों पर जलभराव की समस्या भी बनी हुई है, तो क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सड़कें कैसी नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, अगर पहाड़ की बात करें तो कुछ भूस्खलन की वजह से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर ध्वस्त हो गए हैं, कुछ जो वहाँ के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। और बात करें कुछ नाले और जो उफान पर आए थे उसकी वजह से कुछ जो छोटे पुल थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। वहाँ के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आने जाने की व्यवस्था नहीं है। वहीं जो अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो उसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जो रास्ते हैं वो जरूर क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन प्रशासन की तरफ से वो जो टीमें लगाई गई हैं, वहाँ पर जेसीबी से उनको मलबा जो हटाया जा रहा है। चंचल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपने पहुंचाई कि उत्तराखंड का मौसम इस वक्त कैसा है और समय मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे रुक करते हैं, दरअसल बात उत्तराखंड की ही करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इस वक्त की राहत भरी खबर सामने आ रही है। कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है ताकि लापरवाही भी ना हो सके। पर्यटन स्थलों में भीड़ नियंत्रण करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। पर्यटन स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरत के हिसाब से लगेगा प्रतिबंध। जरूरत के हिसाब से आगे के समय में प्रतिबंध लगेगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है नियंत्रण करने के लिए भीड़ को कि 20 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। वहीं ये भी कहा गया है कि जरूरत के हिसाब से आगे जरूरत के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं सरकार ने आपको बता दें कि खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है उत्तराखंड में, क्योंकि कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके तहत चीजें खुलने लगी है। लेकिन कोविड कर्फ्यू को 20 जुलाई तक बढ़ाया गया है ताकि भीड़ जैसी कोई समस्या उत्पन्न न हो सके, भीड़ पर नियंत्रण लगा के रखा जा सके। इसके लिए कोविड कर्फ्यू को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना पर नियम जो पहले जैसे थे वो प्रतिबंध लागू रहेंगे। शादी में, समारोह में, किसी में भी आपको कम लोगों की भीड़ नजर आएगी, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन आपको करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि सतर्क आपको रहना होगा, क्योंकि कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। साथ ही नए नए इसके रूप सामने आ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सरकार का पूरा सहयोग करना होगा। उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से प्रयास में लगी है कि कोरोना किसी भी तरह से आगे ना बढ़ पाए, कोई लापरवाही सामने ना आ पाए। इसके लिए 20 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है उत्तराखंड सरकार ने। ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पर्यटन स्थलों में भीड़ नियंत्रण के लिए ये फैसला लिया गया है। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, क्या जानकारी आपके पास? 20 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया, सरकार का ये फैसला किस तरह देखते हैं आप? तरीके से पर्यटक स्थलों की अगर बात उत्तराखंड के अंदर करें तो उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ लग गई थी, जिसको देख करके आप बात करें मसूरी की, नैनीताल की, तो वहां से जो पर्यटकों को वापसी उत्तराखंड की जो प्रशासन है उसको लौटाना पड़ा। पुलिस बल को वहां पर तैनात करना पड़ा। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन वहां पर कहीं ना कहीं पर्यटकों द्वारा किया जा रहा था, और साथ ही साथ जो संख्या एक पर्यटकों की तय की गई थी उससे ज्यादा संख्या में जिस तरीके से पर्यटक वीकेंड में उत्तराखंड के अंदर पहुंचे, तो उसको देख करके प्रशासन ने कहीं ना कहीं चिंता जताई। सरकार को चिंता हुई कि कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका जिस तरीके से विशेषज्ञ द्वारा लगाई जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने फैसला लिया। साथ ही साथ उन्होंने तय किया कि जिस भी व्यक्ति के पास होटल की बुकिंग नहीं होगी उसको टूरिस्ट प्लेस पर नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर जो मसूरी एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, वहां से भी 2000 गाड़ियों को वापसी लौटाया गया। वो लोग मसूरी आ गए थे, उनको वापसी वहां से लौटाया गया। जिस तरीके से 50% की संख्या के साथ टूरिस्ट प्लेस को खोलने की अनुमति दी गई थी, तो वहां पर जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, जिसको देखते हुए 2000 गाड़ियों को वापसी उत्तराखंड से लौटाया गया। कहीं ना कहीं बात अगर सरकार की करें तो सरकार के लिए एक चिंताजनक विषय जरूर बनता जा रहा था। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन में थोड़ी सी ढील देने के बाद से पर्यटकों का रुझान जो उत्तराखंड की तरफ बढ़ता जा रहा था, और पर्यटक जिस तरीके से उत्तराखंड की तरफ आए, उसके बाद उधम सिंह नगर में आपने देखा कि कोविड का जो डेल्टा प्लस वायरस है वो
एक व्यक्ति के अंदर मिला, उसके बाद 40 लोगों की रिपोर्ट को टेस्ट करने के लिए भेजा। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक विषय बड़ा चिंताजनक बनता जाता है, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला उठाया। संजय, सरकार ने तो बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन बात करें ग्राउंड जीरो की, तो क्या तस्वीरें आप देखते हैं? क्या लोग अपनी तरफ से सतर्क नजर आते हैं आपको? देखिए, बात अगर स्थानीय लोगों की करें तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से लापरवाही टूरिस्ट प्लेस पे बरती है, जिस तरीके से हम बात करें एक आर्थिक आपदा जो टूरिस्ट प्लेस में रहने वाले लोगों के ऊपर आई, जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस में लोगों का जो जीवन यापन का सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है टूरिस्टों के थ्रू होता है, जिस तरीके से सरकार ने जब भीड़ दी तो उन्होंने इसको गलत तरीके से लिया। साथ ही साथ जो भीड़ पे नियंत्रण प्रशासन ने नहीं किया, उसके बाद से जिस तरीके से टूरिस्टों ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया, तो देखते जब सरकार को ये सब चीजें नजर आई, जब टीवी चैनलों में ये सब चीजें चलाई गई, तो उसके बाद से सरकार ने इस पर नियंत्रण आया। कहीं ना कहीं व्यापारियों में थोड़ी सी नाराजगी इसको लेकर के है कि इतने टाइम बाद हम लोगों को जिस तरीके से छूट मिली थी, हम लोगों का रोजगार थोड़ा चलाई था, सरकार ने दोबारा नियंत्रण लगा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोविड की दृष्टि से इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ही सराहनीय पहल माना जा सकता है। संचित, आप क्या हालात देखते हैं उत्तराखंड में कोरोना से? क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, मौसम बीमारी अलग आ रही है, ऊपर से कोरोना है, मामले कम हो रहे हैं, लेकिन आगे तीसरी लहर की आशंका भी है। तो क्या हालात देखते हैं आप उत्तराखंड में कोरोना के? देखिए, बात उत्तराखंड की अगर हम करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जून हॉस्पिटल के जो सीएमएस है, उन्होंने बताया कि इस तरीके से बारिश का मौसम आ गया, मौसम बदल रहा है, तो रोड साइड जो वेंडर जो सामान बेचते हैं उनका खुला सामान खाने से जिस तरीके से जो बीमारियां इन मौसमों में पनपती है, कहीं ना कहीं उसका तो खतरा साथ ही साथ बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस में लोगों की संख्या से लेकर के बढ़ने के बाद जो कोविड का उल्लंघन हो रहा है, इससे कोविड का खतरा ही बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और जिस तरीके से आपने कहा कि टूरिस्ट प्लेस की अगर बात करें, उत्तराखंड तो टूरिज्म में पहले ही रिच माना गया है, पहले से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर लापरवाही अगर हम इस साल भी अगर बरतेंगे, दूसरी लहर आने के बाद हमने देखा कि तीसरी लहर की आशंका अगर जताई जा रही है, और अगर हम थोड़ी सी ढील बांध करके अगर जिस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रदेश के लिए भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी लहर में जिस तरीके से लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, लोगों की मौतों का आंकड़ा हम लोगों ने देखा, तो अगर वो तीसरी लहर में आता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और सरकार का मैं मानता हूँ कि फैसला काफी सही है जो उन्होंने पर्यटकों को वापसी लौटा है। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कोरोना की रोकथाम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। अगले सप्ताह से बीजेपी के कार्यकर्ता योजनाओं को बताने का काम करेंगे। उत्तराखंड में भी होगी चुनावों को लेकर बैठक। दरअसल उत्तराखंड में भी चुनावों को लेकर अहम बैठक होगी। बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार बैठकें चल रही हैं। सीएम बैठक कर रहे हैं, उनके संगठन के सभी नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आए, इसे लेकर पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम युवा वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नए सीएम है, युवा चेहरा है, ऐसे में युवाओं को साधने की पूरी कोशिश है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बना रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता योजना को बताने का काम करेंगे। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, आगामी विधानसभा चुनाव को लेते हुए बीजेपी रणनीति बना रही है, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल सोनिका, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव की जो एक तरह से कहिए कि विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां होती है वो लगभग अंतिम मुकाम पर है बीजेपी की। और बीजेपी अभी सभी पार्टियों से चुनावी तैयारियों में कोसों मीलों आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिए कि जून माह में उन्होंने 3 दिवसीय नैनीताल में एक बैठक की, चिंतन बैठक, और उसमें पूरा दिसंबर तक था, यानी चुनाव के ठीक पहले दिसंबर में आचार संहिता लगने की पूरी उम्मीद है, कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके पहले तक की तमाम उन्होंने प्लानिंग कर ली है और उसको अंजाम देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। परसों दिल्ली में उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक हुई उत्तराखंड के नेताओं के साथ, उसमें बहुत सारी चीजों पे अंतिम फैसला लिया गया। कल प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री, प्रदेश के तमाम जो महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग बैठे और कल उन्होंने नारा दिया
कि इस बार युवा नेतृत्व 60+ का ये नारा दिया उन्होंने और कहा कि इसी नारे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। आज भी उनकी बैठक है, जो 7 मोर्चे हैं उनके विभिन्न समुदायों के विभिन्न उसके जो है युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, इस तरह के 7 जो मोर्चे हैं उन सबके साथ आज फिर एक गहन बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघानी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम जो प्रदेश के महामंत्री हैं, संगठन मंत्री अजय कुमार, सारे शामिल होंगे। और उसके बाद उनकी ये जो बैठकों का क्रम है वो चलता रहेगा। पन्ना प्रमुखों तक पहुंचने की जो योजना है उसको अब इम्प्लीमेंट किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कल भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी जो हमारे पन्ना प्रमुख है, जो बूथ लेवल अफसर हैं, पार्टी स्तर पे, संगठन के लेवल पे, उन सबको अब वेरीफाई किया जाएगा और उन सबको अब एक्टिव किया जाएगा। तो आप देख सकती है कि चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी सभी पार्टियों से काफी आगे चल रही है और उसने चुनाव को देखते हुए देखिए बिना किसी लापरवाही के 3 चेहरे भी बदल दिए, सिर्फ इसलिए कि चुनाव में कहीं से भी ऐसा फीडबैक वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी कमजोर है। तो सोनिका, मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल हो गई हैं। अब उन्हें धरातल पे उतारने का काम उनके कार्यकर्ता शुरू कर देंगे। धीरेन्द्र, बीजेपी तैयारी तो पूरी कर रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता योजना बना रहे हैं घर घर काम पहुंचाने की अपनी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का जो ऐलान कर दिया है, इसे देखते हुए क्या लगता है आपको कि नए सीएम के सामने चुनौतियां होंगी अब? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के ऐलान से निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों को यह एक चुनौती उनके सामने खड़ी कर दी उन्होंने कि लोक लुभावने वादे वो करे। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के इस वादे पर, इस दावे पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बजट का हवाला दिया और कहा कि उत्तराखंड का बजट अगर दिल्ली की तरह होता तो जरूर जो है वो इस तरह के वादे करते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग वादे तो करते जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, और हो सकता है हमारी सरकार आए तो हमें पूरा करना पड़ेगा, तो हमको हमारे ऊपर एक बर्डन पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो राज्य है उसकी जो राजस्व की स्थिति है वह दिल्ली की तरह नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसा कोई वादा किया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड का बजट दिल्ली के बराबर हो जाए तो 300 नहीं 400 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। दूसरी तरफ आप बीजेपी का देखिए, उनके जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, प्रमुख हैं, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी ये कहा कि पहले दिल्ली में किए गए वादे निभाएं। उन्होंने केजरीवाल की जो पॉलिसी है दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी की, उसको भी काफी डिटेल से बताया कि 200 यूनिट से 1 यूनिट अगर ऊपर होता है तो ये लोग पूरा बिजली का बिल वसूलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फॉल्स वादे हैं और उत्तराखंड की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन इन सबसे इतर अगर देखें तो चुनौती जरूर है, दबाव कहीं न कहीं जरूर है, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री विभाग से फ्री बिजली का प्रस्ताव मांग रहे हैं विभाग से कि हम कैसे फ्री बिजली दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में केजरीवाल की जो पार्टी है, इन दोनों पार्टियों के लिए या कहिए अन्य सभी राजनीतिक दलों के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे असेंबली इलेक्शन 2022 में, उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी करेगी। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस आज अहम बैठक करने जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस की आज अहम बैठक हो सकती है, ये जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। हरीश रावत संभाल सकते हैं मोर्चा, दरअसल हरीश रावत मोर्चा संभाल सकते हैं। आज अहम बैठक होने जा रही है, इसमें कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे का इस्तेमाल करेगी, ये जानकारी सामने आई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी संभव है आज। बीते कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर बवाल मचा हुआ था और आज संभव है कि नेता प्रतिपक्ष का नाम भी सामने आ जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हरीश रावत मोर्चा संभाल सकते हैं। ये खबर भी सामने आई है कि कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड में बड़े चेहरे में गिने जाते हैं। ऐसे में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है और हरीश रावत को लेकर के अहम बैठक होगी। हरीश रावत इसमें मोर्चा संभाल सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी होना है उत्तराखंड में, समय बहुत कम बचा है। ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है कि किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साधने में लगी हुई है, रणनीति बना रही है। ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तैयारी में लगी है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, कांग्रेस की आज अहम बैठक हो सकती है, कितनी अहम ये बैठक और क्या रहने वाला इस बैठक में? कांग्रेस एक बैठक करने जा रही है जिसमें अहम मुद्दे सामने आ सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव
उत्तराखंड में होना है 2022 का, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा रणनीति बनेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरा जो सामने लाना है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का चेहरा भी आज सामने उतार सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है कांग्रेस के अंदर, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि पूरा जो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो ये चर्चा बैठक होने वाली है, तो इसमें साफ तौर पर यही सामने आएगा कि जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जी धनराज, ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत को चेहरे के रूप में इस्तेमाल करेगी कांग्रेस, तो क्या बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा सामने आ रहा है कि जो हरीश रावत का चेहरा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का दावेदार घोषणा कर सकती है कांग्रेस। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरीश रावत के एक लोकप्रिय नेता उत्तराखंड के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को लेकर बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर सामने दिखेगी कि एक चुनौती उनके सामने होगी कि आखिर 2022 का चुनाव वो किस चेहरे पर लड़े। क्योंकि जो बीजेपी ने जो युवा मुख्यमंत्री उतारा है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए लगता है कि जो इस बार बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, वो युवाओं के लेकर चुनाव लड़ेगी, युवा चेहरा लेकर चुनाव लड़ेगी। तो उसी को देखते हुए कांग्रेस भी अब एक बुजुर्ग ही कहा जाएगा कि क्योंकि 60 साल से अधिक उम्र हरीश रावत की हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको उनके चेहरों को लेकर सामने अब कांग्रेस आ रही है। तो अब देखने बाकी की होगी कि आखिर जनता किस पर विश्वास जताती है। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि कांग्रेस में आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद देखना होगा कि क्या इसमें फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही था। फिलहाल नमस्कार।